झारखंड के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला रमन यादव एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसका बचपन संघर्षों और अभावों में बीता। उसके पिता एक ईमानदार सरकारी बाबू थे। हर महीने तनख्वाह से पहले ही उधार चढ़ जाता, लेकिन फिर भी वे कभी गलत रास्ते पर नहीं चले। रमन के पिता अक्सर कहा करते, बेटा, इज्जत से जीना बड़ी बात है। दौलत तो सब पा सकते हैं। पर रमन इस सोच से हमेशा असहमत रहा। वह देखता कि पास का ही पान वाला, जिसने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी, रोज हजारों कमा रहा है। मोहल्ले का मनीष, जो हर साल फेल होता था, अब बाइक लेकर घूम रहा था, क्योंकि वह झूठे इंश्योरेंस क्लेम के धंधे में था। रमन के मन में एक कटुता भरने लगी थी। ईमानदार लोग सिर्फ कहानियों में अच्छे लगते हैं, असल जिंदगी में उन्हें सिर्फ कुचला जाता है। कॉलेज में दाखिला लेते ही रमन ने तय कर लिया, वो आम लड़कों की तरह मेहनत से नौकरी के लिए नहीं दौड़ेगा। वो सिस्टम को ही मात देगा। शुरुआत उसने आसान धोखाधड़ी से की। क्लासमेट्स के असाइनमेंट्स के बदले पैसे लेना। फिर उसे कॉपी कराने वाले लड़कों से कुछ और बड़ा करने का आइडिया मिला। वह कॉलेज के रिजल्ट सिस्टम को हैक कराने वाले कंप्यूटर लड़कों से मिला, और फिर शुरू हुआ एक पूरा नकली शिक्षा माफिया। रमन ने एक टीम बनाई। बिट्टू, जो कंप्यूटर का मास्टर था, मनोज, जो प्रिंटिंग का सारा काम करता, और सुषमा, जो कॉलेज स्टाफ की बहन थी और अंदर की जानकारी देती थी। रमन अब फर्जी मार्कशीट, डिग्रियां, स्कॉलरशिप फॉर्म और यहां तक कि शैक्षणिक आरण, एजुकेशन लोन के नाम पर घोटाला करने लगा। वह गरीब और मासूम छात्रों को सरकारी योजना के नाम पर लुभाता और उनके नाम पर लोन लेकर खुद हड़प लेता। तुम्हें 50,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी, कहकर वह छात्रों से दस्तावेज लेता और बैंक अकाउंट तक खुलवाता, जो सीधा उसके नियंत्रण में होता। छात्र सोचते सरकार से पैसा आ रहा है, पर असल में लोन चुकाना उन्हें ही होता था। 3 साल में ही रमन ने लगभग 35 लाख रुपए काले धन में इकट्ठा कर लिए। उसके पास बाइक आ गई, ब्रांडेड कपड़े और स्मार्टफोन भी। लेकिन सबसे अहम बात, उसके अंदर कोई पछतावा नहीं था। वह कहता था, इस सिस्टम में जो चालाक है वही राजा है, बाकी सब तो मोहरे हैं। कॉलेज खत्म होते ही रमन रांची चला गया, एक बड़ा सपना लेकर, अपना खुद का कोचिंग सेंटर। रांची में एक नई पहचान। रांची में उसने एक छोटे से कमरे से शुरुआत की, विजन कोचिंग सेंटर नाम से। पर कुछ ही महीनों में उसकी मार्केटिंग, उसकी मीठी बातें और उसका आक्रामक प्रचार रंग लाने लगा। बैनर पर लिखा होता, आईएएस की गारंटी। सिर्फ रमन सर की कोचिंग में छात्रों की भीड़ लगने लगी। उसने टॉपर्स को मोटी रकम देकर अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किसी और ने परीक्षा दी, लेकिन मीडिया में तस्वीर किसी और की लगी, रमन के पैसे से। धीरे धीरे उसका सेंटर बड़ा होता गया। अब उसके पास 2 ऑफिस थे, एसयूवी गाड़ी थी और लोकल राजनीति से भी संबंध बन गए थे। लेकिन वह कहते हैं ना, कर्म का पहिया घूमता जरूर है। एक आत्महत्या और हिलता जमीर। उसके कॉलेज के एक पुराने छात्र अजीत ने उसके कहने पर स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरा था। उस पर लोन निकाला गया और रमन ने पैसा हड़प लिया। कुछ महीनों बाद बैंक वाले अजीत के घर पहुंचे। उसकी बहन की शादी तय हुई थी, लेकिन बैंक ने दहेज के नाम पर केस लगाने की धमकी दे दी। रिश्ता टूट गया और अजीत ने आत्महत्या कर ली। अजीत की मौत ने पूरे कस्बे को झकझोर दिया। कॉलेज में जांच कमेटी बनी और पुराने दस्तावेज खंगाले गए। रमन का नाम सामने आया, लेकिन तब तक वह गायब हो चुका था। रमन को उस वक्त भी कोई पछतावा नहीं हुआ, बस एक डर था, कहीं उसका नाम अखबार में ना आ जाए। पर रातों की नींद अब वैसी नहीं रही थी। कभी कभी वो सपने में अजीत को देखता, फांसी पर लटकता, और कहता, मेरी बहन की हंसी तुमने छीन ली। रमन। रमन पसीने पसीने हो जाता, उठकर पानी पीता और खुद को समझाता, कमजोर था वो। ये दुनिया बहानों से नहीं, बहादुरों से चलती है। एक खोजी पत्रकार की एंट्री। उसी दौरान एक तेज तर्रार पत्रकार आरती सिंह को रमन के कोचिंग सेंटर की सच्चाई पर शक हुआ। वह पहले सरकारी स्कूलों में शिक्षा पर रिपोर्ट कर चुकी थी और जानती थी कि टॉपर की कहानी में कुछ गड़बड़ है। उसने एक छात्र से गुप्त रूप से बात की, जिसने कबूल किया कि उसे टॉपर दिखाने के बदले 2 लाख रुपए लिए गए थे। नाम किसी और का था, लेकिन परीक्षा और तैयारी किसी और ने की थी। अब आरती के पास एक मिशन था, शिक्षा या व्यापार के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाना। वह एक छात्रा को अंडरकवर भेजती है रमन के सेंटर में। छात्रा का नाम था प्रियंका और उसका काम था रमन से डील करना,
और सबूत लाना। रमन को अंदाजा नहीं था कि उसकी सबसे चमकदार सफलता अब काले अतीत के बर्फ में पिघलने वाली थी। रमन यादव का कोचिंग सेंटर शहर में तेजी से नाम कमा रहा था, लेकिन उसके अतीत के पाप धीरे धीरे उस पर ताला ठोकने लगे थे। पत्रकार आरती सिंह ने अंडरकवर भेजी गई छात्रा प्रियंका के जरिए कई बातें रिकॉर्ड की। कैसे पैसे लेकर मेरिट में नाम चढ़ाए जाते हैं, कैसे नकली पहचान वाले छात्रों को दाखिला दिया जाता है, और कैसे कोचिंग सेंटर सिर्फ शिक्षा नहीं, एक व्यवस्थित धोखा बन चुका था। एक दिन प्रियंका ने रमन से पूछा, सर, अगर मैं 2 लाख दूं तो क्या मुझे भी टॉपर बना सकते हैं? रमन मुस्कुराया था। पैसे से सब कुछ हो सकता है, पढ़ाई भी और रिजल्ट भी। सिस्टम को समझो, टक्कर मत दो। प्रियंका ने वही बातचीत रिकॉर्ड कर ली। अगले हफ्ते आरती की डॉक्यूमेंट्री शिक्षा या व्यापार पूरे यूट्यूब और न्यूज मीडिया में वायरल हो गई। खुला सच, टूटी साख रमन के कोचिंग सेंटर के बाहर प्रदर्शन होने लगे। छात्रों ने अपनी फीस लौटाने की मांग की। मीडिया लगातार सवाल पूछने लगी, क्या रमन सर ने शिक्षा को धंधा बना दिया? रमन को हर जगह से कॉल आने बंद हो गए। जिन नेताओं से संबंध थे, उन्होंने भी दूरी बना ली। और सबसे बड़ी बात, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। धारा 420, धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज और आत्महत्या के लिए उकसाने तक के आरोप। पुलिस का एक वारंट लेकर सुबह सुबह दस्तक देना और पूरी भीड़ के सामने रमन को हथकड़ियां पहनाना, यह सब उसी व्यक्ति के साथ हुआ जिसे कभी लोग सर कहकर सिर झुकाते थे। जेल की दीवारें और आत्मा की आवाज। जेल में रमन पहली बार अकेला पड़ा। कोई सहायक नहीं, कोई संपर्क नहीं। अब उसे रोल नंबर 263 के नाम से पुकारा जाता था। रातों में वह करवटें बदलता और दीवार की ओर देखता रहता। अजीत की आत्महत्या, प्रियंका की रिकॉर्डिंग और पिता की पुरानी सीखें सब एक साथ गूंजती। एक रात जेल के एक बूढ़े कैदी ने उससे कहा, बेटा, तुझे जेल ने नहीं, तेरे कर्मों ने बंद किया है। रमन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी चुप्पी में पहली बार पछतावा था। एक दूसरा मौका जमानत के बाद रमन को रांची छोड़ना पड़ा। वह अपने पुराने गांव लौट गया, जहां बचपन की गलियां थीं, पर अब न कोई स्वागत था, न सम्मान। वहां पहुंचते ही उसे खबर मिली, अजीत की बहन अब भी अनमैरिड थी, क्योंकि कोई रिश्ता आते ही पुरानी खबरें सामने आ जाती थीं। रमन ने मन में ठान लिया, वह अब सिर्फ जीने के लिए नहीं, पछतावे को सुधार में बदलने के लिए जिमेगा। उसने अजीत के परिवार से मुलाकात की, उनके पैर छुए, माफी मांगी। शुरुआत में उन्होंने उसे भगा दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब रमन ने अपने खुद के पैसे से अजीत की बहन के लिए नई शादी की व्यवस्था की, तब जाकर उनका दिल पिघला। एक नई शुरुआत, शिक्षा सच्चाई के साथ रमन ने गांव में एक नया शिक्षण केंद्र खोला, सत्य मार्ग शिक्षा केंद्र। इस बार न कोई चमकदार बोर्ड था, न कोई टॉपर की तस्वीर। सिर्फ एक वाक्य लिखा था बाहर, कर्म से बड़ा कोई पाठ नहीं होता। वहां वह बच्चों को खुद पढ़ाता और अक्सर जीवन की सच्ची कहानियां सुनाता। एक दिन क्लास में एक बच्चा बोला, सर, आपने तो बहुत पैसा कमाया था, फिर अब ये सब क्यों? रमन मुस्कुराया, कभी कभी जिंदगी तुम्हें पैसा देती है, पर आत्मा छीन लेती है, और फिर एक दिन आत्मा वापस लेने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। आरती की वापसी करीब 1 साल बाद वही पत्रकार आरती गांव में किसी सामाजिक डॉक्यूमेंट्री के लिए आई। उसे सुनकर आश्चर्य हुआ कि गांव में अब भी एक रमन सर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पर अब अलग अंदाज में। वह मिलने पहुंची। रमन ने झुककर नमस्कार किया। आरती थोड़ी सशंकित थी। ये बदलाव सच्चा है या दिखावा? रमन ने कहा, आपका कैमरा इस बार भी साथ लीजिए। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार दिखाने को कुछ अच्छा है। आरती ने 2 दिन वहीं बिताए। देखा कि कैसे रमन अब अपने पुराने छात्रों को ढूंढ ढूंढ कर फीस लौटाता है, जिनसे वह धोखा कर चुका था। कैसे हर शनिवार वह कर्म संवाद नाम की क्लास लेता है, जहां वह खुद स्वीकार करता है कि उसने क्या किया और क्यों गलत किया। डॉक्यूमेंट्री का नाम इस बार था, गुनहगार या प्रायश्चिती। कहानी का अंतिम मोड़, एक शाम रमन स्कूल की सफाई कर रहा था, तभी एक आदमी आया, सूट बूट में, पर आंखों में शांति थी। वह था वही छात्र अजीत का छोटा भाई रवि। अब एक बैंक में क्लर्क बन चुका था। रमन को देख उसने बस इतना कहा, भाई साहब, माँ ने कहा था, जिसने गलती मानी उसे सजा नहीं, रास्ता दिया जाता है। आप रास्ते पर लौट आए, यही बहुत है। रमन की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा,
शायद मैं कभी खुद को पूरी तरह माफ नहीं कर पाऊं, पर दूसरों का भरोसा फिर से जीतना मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। कहानी की शिक्षा। कर्म छिपता नहीं है। चाहे जितना भी वक्त लगे, वह लौटता है। अच्छे कर्मों की तरह फूल बनकर और बुरे कर्मों की तरह साया बनकर। पछतावा शुरुआत है, अंत नहीं। अगर इंसान सच्चे मन से बदलाव चाहता है, तो समाज भी उसे दूसरा मौका देता है। सच्ची शिक्षा वही है जो जमीर को जगा दे, वरना डिग्रियां सिर्फ कागज होती हैं, आत्मा खाली रह जाती है।